हाय, दिस इज सुधीर और आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में. सो वी विल talk about talk here only about the questions that can be asked in the examinations of 2021 in Karnataka State Board. So first we will see about what will be the 1 marks questions that may be asked. ठीक है, what are the 1 marks questions in 2021 exams? Okay, so 1 marks question will be on this standard form of quadratic equations. So what is the standard form of quadratic equation? ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सीखोगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. तो मैंने यहाँ पे क्यूई लिखा है शॉर्ट फॉर्म के लिए. और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं डिटरमिनेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स पे. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. और रूट्स फाइंड आउट करने पे भी हो सकता है, टू फाइंड द वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो मेरे को नेचर ऑफ रूट्स मालूम हो जाता है. ठीक है, तो इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होने के चांसेस होते हैं. ओके, सो और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस पर पूछा जाता है? मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम पर इस पर ही 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पे ही हो सकता है, या डिटरमिनेंट्स. ओके, नेचर ऑफ रूट्स पे, ये नेचर ऑफ रूट्स, जैसे कि रूट्स इक्वल होते हैं या नहीं, रूट्स इमेजिनरी है, या इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको स्टडी करना होगा. सो यू नीड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखना होगा. सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक मेथड है फैक्टराइजेशन वाला. ओके, फैक्टराइजेशन वाला मेथड. सेकेंड मेथड है, ठीक है, फॉर्मूला मेथड. तो ये दोनों मेथड पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, और थर्ड ये जो अभी एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो है डिस्क्रिमिनेंट पे. ओके, डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है, इस पे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स पे पूछ सकता है. फाइंड नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, सो इतना हमें 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है. तो अभी हम देखने वाले हैं 1 मोर टाइप जो कि 3 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ सकता है. सो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं. वर्बल टाइप के, वर्बल क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना नहीं होता है, वर्बल क्वेश्चंस होते हैं जिसको समझ के आपको सॉल्व करना होता है. ठीक है, सो वर्बल क्वेश्चंस पे हो सकता है ऑन नंबर्स. ठीक है, ऑन नंबर्स पे दिया होता है क्वेश्चन, जैसे कि आपको खुद होकर इमेजिन करना पड़ता है, जैसे कि लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे वैसे. ठीक है, ऑन नंबर्स. ओके, एग्जांपल के लिए लिखता हूं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. ओके, सेकंड यहाँ पर और एक थिंग हो सकता है जो कि स्पीड पर हो सकता है. ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन को ले सकते हो, या स्ट्रीम, फ्लोइंग स्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं 3 मार्क्स में, जो कि वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इसमें मोस्टली चॉइस भी दे सकता है. अगर वेरिएबल क्वेश्चन पूछता है तो इसमें चॉइस भी मिल सकता है आपको, चॉइस होने के भी चांसेस हो सकते हैं. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम अभी इस क्लास में देखेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि नहीं इसे किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, सो यू विल बी परफेक्ट इन दिस सेक्शन कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पर. 1 मार्क्स क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे अभी. तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने पहले बताया था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा क्यूई. ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो आपको लिखना होगा एनी इक्वेशन
एनी इक्वेशन विच हैज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, विच हैज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां पर आपको याद रखना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0, जो पहला वाला जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होता। सो यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो अभी एक बार पूछते हैं कि गिवन इक्वेशन इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो ऐसे भी क्वेश्चंस देख सकता है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 मार्क्स में लिखने के लिए बोल सकता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बन सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, आपका अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो बी है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कैलकुलेट करना है, ओके। इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर यह इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल, ओके, रूट्स आर इक्वल एंड रियल भी हो सकते हैं, ठीक है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है। सो अब ये कंडीशन होता है, सो अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कैलकुलेट करोगे, अगर ये लेस देन 0 मतलब, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, ठीक है। रूट्स आर नेगेटिव अगर आता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी वाला, ओके, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इसी तरीके से और एक कंडीशन होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ओके। सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स होंगे एंड रियल होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। आपको ये कंडीशन, तीनों कंडीशंस याद रखनी होंगे। डिस्क्रिमिनेंट का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये तीनों कंडीशंस अगर आप याद रखते हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशंस ये होते हैं, ठीक है। और अब हम सीखते हैं, ओके, सो वी विल नाउ लर्न अबाउट द, ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर पता करना है तो हमारे को फिर से मेथड सीखने होंगे। तो वी विल गो टू द सेकंड टाइप्स, ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट हाउ टू सॉल्व दिस, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस 2 मार्क्स क्वेश्चंस, उसमें 1 मार्क्स वाले भी कवर हो सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। सो ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस में अभी हम पहला वाला डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। तो पहला है फैक्टराइजेशन, ओके। तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं उसे, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे दिया गया है। फॉर एग्जांपल आई विल टेक वन क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन और बोला गया कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ओके, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ओके, इस तरह से दिया गया है। तो आपको पहला स्टेप जो करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर और ये वो लास्ट वाला टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ओके। आपने मल्टीप्लाई किया 2x इंटू
माइनस 12, ये किसके बराबर होता है? माइनस 2 इंटू 12 इज 2 इंटू 12 इज माइनस 24 हो गया। यहाँ पे सिंबल माइनस वाला प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 12 से 24। तो यहाँ पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। अभी आपको फाइंड करना है 24, ठीक है। 24 का एलसीएम निकालोगे, ओके। आई विल टेक द एलसीएम, 24 का एलसीएम लूंगा, ठीक है। 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा, ठीक है। मैं 8 3 जा लिख सकता हूं 24, ठीक है। अभी 8 3 जा मैंने 24 लिखा, सो मैं यहाँ पे 8 3 जा क्यों ले रहा हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है 8 3 जा मैं क्यों ले रहा हूं, अभी दिखाता हूं। 8 सो 3 जा, सो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। लेकिन यहां पर मिडिल टर्म क्या है? पॉजिटिव है। मुझे इसे 5x को स्प्लिट करना है, ठीक है। 24, ठीक है, इसको 5x को स्प्लिट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 8x माइनस 3x, ठीक है। तो 5x मिल जाएगा। 8x माइनस 3x इज 5x, बट 8x इंटू 3x इज 24x स्क्वायर। सो नाउ यू हैव 5x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 8x और 3x सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सो द इक्वेशन 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखता हूं, प्लस भी ऐसे लिखता हूं। 5x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 8x माइनस 3x, जो कि 5x के बराबर है। 8x माइनस 3x इज 5x के बराबर, माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यू हैव। So now in between these two terms you have to take common, and again in these two terms you have to take common. तो आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो इसमें आप कॉमन ले लोगे और इसमें दो टर्म्स का एक एक ग्रुप बनाया आपने और इसमें आप कॉमन लोगे, ठीक है। आपने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 4 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए x प्लस 4 दोनों में भी है, तो इसलिए मैं इसे बाहर ले लेता हूं x प्लस 4, ओके। सो और 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं लिखता हूं सेपरेटली x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू कितना? 4 को उस साइड लेके जाओगे, इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो माइनस 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 3/2। तो यह प्रोसेस जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तो पहले हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस 24x स्क्वायर मिल गया था। हमने उसका एलसीएम निकाला तो 8x माइनस 3x, 8 3 से 24 हो सकता है, इसलिए 8x 3x, 8x माइनस 3x ही क्यों लिया है? क्योंकि 5x आंसर मिलेगा, इसीलिए मैंने 8x माइनस 3x ही लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 5x की जगह पर 8x माइनस 3x और दोनों ग्रुप्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हो तो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर लेते हो, दो ग्रुप बना लेते हो, ठीक है। ये एक आपका ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। इसमें से कॉमन लिया मैंने, कॉमन लेने के बाद मुझे दो ब्रैकेट्स मिल गए, जैसे कि x प्लस 4 और 2x माइनस 3 वाला। उसको जब मैं अगर सेपरेटली सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाता है। तो यह फर्स्ट प्रोसेस हो गया फैक्टराइजेशन के बारे में। अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट मेथड जो कि है फॉर्मूला मेथड। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सो वी विल लर्न अबाउट फॉर्मूला मेथड नाउ। अगर आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इक्वेशन? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू, ठीक है, आपका वेरिएबल यहाँ पर x है, तो मेरा एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में क्या हो गया? x इज इक्वल टू, मुझे रूट्स फाइंड करने हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे
a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant। यहाँ पे आपको समझना चाहिए और ये आपका फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो यही फॉर्मूला यूज कर हम कोई भी ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो वी विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल हियर। सो यही जो लास्ट बार सॉल्व किया था हमने 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे बोला गया है कि सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको इसे कंपेयर करना होगा। कंपेयर विथ, ओके, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जब कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी यहां पे लिख लेता हूं a इज इक्वल टू कितना है। a के जगह पर यहां पे 2 दिख रहा है। ठीक है, a इज इक्वल टू 2। सो b के जगह पर वी कैन ऑब्जर्व 5। ओके, c के जगह पर माइनस 12। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? सो आई हैव द, यहाँ पे वेरिएबल x ही है तो मैं x इज इक्वल टू ही लिखता हूं फॉर्मूला। ठीक है, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जो कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। सो ठीक है, अभी x इज इक्वल टू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, माइनस एज इट इज b के जगह पर मैं 5 लिखता हूं प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब कितना 5 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज, a मतलब 2 और c मतलब माइनस 12। ठीक है, ये सब रूट के अंदर में है। डिवाइड बाय कितना, यू हैव 2a। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 एज इट इज प्लस और माइनस भी एज इट इज। 5 स्क्वायर कितना होता है? 5 स्क्वायर कितना होता है? सो आई विल राइट हियर 5 स्क्वायर इज 25 माइनस, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट में एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 4 टू जा यू हैव 8, 8 इंटू 12 इज 96, 8 इंटू 12 इज 96। अब दोनों को प्लस करना है। 25 और 96 को जब प्लस करोगे तो यू विल गेट 121, मतलब 11 के बाद 11 का रूट। ठीक है, रूट ऑफ 121 मतलब कितना 11 का रूट। तो माइनस 5 मैंने ऐसे लिखा, प्लस और माइनस रूट 121 की जगह पर 11 लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू वी कैन यूज a एज 2। ठीक है, अब ये माइनस 5 प्लस और माइनस 11 इंटू 2 बच गया है। ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस नाउ। ओके, तो हमारे पास बच गया था माइनस 5 प्लस और माइनस 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 मतलब 4। ये x इज इक्वल टू बच गया था। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको दो बार लिख लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 5, एक बार मैं प्लस लूंगा, पहली बार प्लस लेता हूं, प्लस 11 डिवाइड बाय 4, और एक बार मैं माइनस लूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 4। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इज माइनस। ठीक है, मतलब नंबर्स को माइनस कर दो, 5 और 11 को माइनस कर दो, मतलब 11 माइनस 5 इज यू हैव 6। सो 6 पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? बड़ा नंबर पॉजिटिव है। 6 डिवाइड बाय 4 इट मींस 2 जा, दिस इज 3 जा, 3/2 मिल गया। ठीक है, यहां पर अगर सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 11 इट मींस माइनस 16 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा, दिस इज 4 जा। ओके, सो x इज इक्वल टू 3/2 और अब एक वैल्यू होता है x इज इक्वल टू माइनस 4 के बराबर, जो कि लास्ट बार भी हमें यही वैल्यू मिला था जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी यही वैल्यू मिल रहा है। इट मींस आवर मेथड इज करेक्ट एंड द आंसर इज आल्सो करेक्ट। ओके, सो यू कैन यूज फॉर्मूला मेथड आल्सो to solve the quadratic equations.
सो ये हो गए दो टाइप्स ऑफ मेथड्स जो कि 2021 में पूछा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे थोड़े वर्बल प्रॉब्लम्स पे, जो कि अभी एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि यू कैन हैव इज दैट, तो कॉन्जिक्यूटिव, मैंने कहा था 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे 3 मार्क्स वाले 3 मार्क्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। पहला पहला वाला बोला था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर, ठीक है, या नंबर्स पर भी बोला था मैंने, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जैसे कि 1 के बाद कौन सा आता है, 2 आता है, लाइक दैट दीस 1 एंड 2 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, और 2 और 3 आर आल्सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ठीक है। सो यू हैव फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फाइंड 2, कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, find 2 consecutive numbers okay, sum of whose square is okay, sum of whose square is 365, ओके ऐसा दिया गया है, जिसका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर स्क्वायर लेके प्लस करोगे तो 365 मिलना चाहिए। तो लेट अस एज्यूम दैट नाउ, लेट वन ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी, एक नंबर कितना लेता हूं, x, ओके, अदर नंबर बी, अगर एक नंबर x होता है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, अदर नंबर बी x प्लस 1, ओके। उसके बाद अगर मैं x लेता हूं, ये x प्लस 1 लेता हूं, तो इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ओके, स्क्वायर करके प्लस करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, ओके, मतलब x स्क्वायर करना है और उसको प्लस करना है दूसरे नंबर के साथ, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 365, ठीक है। ये इक्वेशन को हम अब सॉल्व करेंगे। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। हमें मिल गया था ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ओके। सो अभी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। ए मतलब यहां पर एक्स है, ठीक है। ऐसे ही एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर जब होगा तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 स्क्वायर का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, ठीक है। यही हमें सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख लेता हूं, ठीक है, बाद में प्लस 1 और 365 को उधर लेके आ जाओ इज इक्वल टू की दूसरे साइड पर, तो माइनस 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज प्लस 1 माइनस 365, ये नंबर्स को अगर आप, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस करोगे, 365 माइनस 1 इज 364, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का ही होगा इज इक्वल टू 0। अगर इसको डिवाइड कर लोगे 2 से तो क्या मिलेगा, ठीक है, 2 वन जार मैंने कैंसिल कर दिया, यहां पे बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, इतना बच गया, ठीक है। तो मैं अभी इसी एक्सप्रेशन को लूंगा और सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। सो आई विल सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अभी 182 का एलसीएम लोगे
तो 2 इंटू 91 आ जाएगा। तो 3 से अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, 3 से सॉल्व नहीं कर सकते तो 13 से सॉल्व कर सकते हैं। 13 7 इज 91। ओके, सो 2 इंटू अब 7, 14 इंटू 13 कर लो तो आपको 182 मिल जाएगा। अभी मुझे ऐसे लिखना है, क्यों यहाँ पर x आना चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो 14 मैं पहले 14x लिख लेता हूँ बड़ा नंबर, और 13x पॉजिटिव रखूंगा और 13x को मैं नेगेटिव रखूंगा। 14x माइनस 13x इज x, 14x इंटू माइनस 13x इज माइनस 182x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x स्क्वायर एज इट इज प्लस b एज इट इज। x के जगह पर 14x माइनस 13x मैं लिख सकता हूँ, 14x माइनस 13x plus this is minus because here it is minus 182 is equal to 0 हम लिख सकते हैं। अब दोनों की कैटेगरी बना लो और सॉल्व कर दो। x इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 14 बच जाएगा, और यहां पर माइनस 13 कॉमन है तो मैं x प्लस 14 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0। अभी एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर इसको स्प्लिट करते हो, स्प्लिट करके अगर इज इक्वल टू 0 कर लेते हो और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हो तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 आ गया। आंसर इज x इज इक्वल टू 13। इफ आंसर इज x इज इक्वल टू 13 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 14 के बराबर। 13 एंड 14 आर द टू consecutive positive integers we have. Okay, तो अभी हम सॉल्व करते हैं one of the other problem. So this problem is on the speed of train. Okay, so question कुछ इस तरह है, a train travels okay, so train travels 480 kilometers at a uniform speed. ठीक है, at a uniform speed. If the speed of the train be had been 10 kilometer per hour more, it would take 4 hours less for same journey. ठीक है, so then find the speed of the train. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 480 किलोमीटर्स। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है ट्रेन, 480 किलोमीटर्स। सो विल राइट हियर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। ये सोल्यूशन लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस दिया गया है 480 किलोमीटर्स और यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। कितना स्पीड है उसका पता नहीं है। ओके, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी मुझे यहां पर अगर स्पीड बढ़ाया गया 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया, जो स्पीड है उससे 10 किलोमीटर ज्यादा किया गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट वी शुड नो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू वी हैव फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो यही फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा अभी, तो क्वेश्चन आप ध्यान से रख लीजिए। सो आई विल नाउ सॉल्व। ठीक है, यहां पे फिर से वाले पर लिख लेता हूं। अब मुझे पता था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। अब टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू स्पीड को इधर भेज दो और टाइम को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें मिलता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैंने स्पीड को चूज किया था x किलोमीटर्स। ठीक है,
तो पहले T1 इज इक्वल टू ट्रेन ने टाइम लिया 480 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर निकल गया, सिर्फ आवर बच गया, मतलब 480 बाई x आवर इतना टाइम लेता है, ठीक है। स्टार्टिंग ट्रेन इतना टाइम लेता है, लेकिन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना है, T2 टाइम है, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर एज इट इज लिखता हूं, लेकिन स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर बढ़ाया गया है, मतलब x प्लस 10 लिखता हूं, ठीक है। x प्लस 10 कर दिया गया किलोमीटर पर आवर, मतलब 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 आवर, इतना टाइम है, ठीक है। ये टाइम पहले का टाइम था जो कि ट्रेन ट्रेवल कर रहा था, लेकिन 10 किलोमीटर बढ़ाने की वजह से उसका स्पीड 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इतना टाइम लेता है ट्रेन, ठीक है। अभी मुझे दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, T1 माइनस T2 करना है, तो आई विल गेट द वैल्यू, ओके। सो व्हेन I subtract the values, time taken by the train at the starting and the time taken by the train at the when it is increased by 10 kilometers is equal to 4 आवर का डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन में। तो वी विल टेक इट एज T1 के बारे में। T1 का डिस्टेंस कितना था, 480 डिवाइड बाई एक्स, ओके, आवर्स, माइनस T2 का डिस्टेंस भी था, T2 का टाइम कितना था, 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 10 के बराबर इज इक्वल टू 4 आवर्स। अभी मैं आवर्स को निकाल देता हूं और इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। दोनों का एलसीएम जब लोगे x और x प्लस 10 का, तो वैल्यू मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। सो वही मैं लिखता हूं यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 10, ओके। और यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा x प्लस 10, क्योंकि दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा x, तो 480 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब 480 इंटू एक्स कर लो और 480 इंटू 10 भी कर लो, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 480 एक्स प्लस 4800 माइनस 480 एक्स। तो ये 480 एक्स मैंने माइनस 480 एक्स 480 एक्स ऐसे ही लिखा, ठीक है। तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 10 इज 10x। तो इतना वैल्यू बच गया है। सो नाउ वी विल राइट दिस वन ओनली नाउ। यहां पर कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गया है, 480x प्लस 4800 माइनस 480x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x के बराबर, ठीक है। अभी यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो, सो 480x माइनस 480x इज 0, ओनली रिमेन्स 4800, ठीक है। अभी 4800 को वो साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। So what we will do, we will multiply these two, so it will become minus 4800 x square, मतलब 4800 x square के बराबर हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 भी था, 4 और यहाँ पे 40x स्क्वायर था, ठीक है। 4x स्क्वायर 40x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 4 था, 4x स्क्वायर एंड 40x स्क्वायर। तो मैं इसे 4 से डिवाइड कर लूंगा, दिस बिकम 12, दिस बिकम्स 10, दिस बिकम्स 1, मतलब इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1200 मिल जाएगा। सो वी विल यूज 1200 इंस्टेड ऑफ 4800, ठीक है। 1200 को जब सॉल्व करोगे 40x इंटू ये 30x होता है, ठीक है।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको x कॉमन लेना है तो x प्लस 40 हो जाएगा, माइनस 30 कॉमन लेना है तो x प्लस 40 फिर से बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू होता है x इज इक्वल टू माइनस 40 और एक वैल्यू x इज इक्वल टू 30 के बराबर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 हमारा आंसर है। अगर x इज इक्वल टू 30 हमारा आंसर है, ठीक है, तो वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ हाउ मच, वी कैन सी हियर डिफरेंस, ओके। 480 डिवाइड बाई x माइनस 480 डिवाइड बाई x प्लस 10, मतलब 480 बाई x कितना होता है, 480 डिवाइड बाई 30 इज 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 16 जा, माइनस ये 480 डिवाइड बाई 40 इज, सो दिस इज 12 के बराबर, 16 minus 12 is 4 hour difference, so we are getting 4 hour difference, okay। x is equal to 30 is the answer we have, so this is we understood, so this much questions you can expect from the exams, so you can solve this type of problems, okay, not this only, but this type of problems you can solve, or you can try to solve to get the full marks. So you have again many things to be solved, okay, so which you can practice yourself, so but the basic pattern is this one only, so I hope all the best for you all, so study this topic very well, and any doubts you can drop in the comment section to clarify more things.